राम राम। स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण किया। लाल किले के इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं आए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, वो भी नहीं आए। और एक तरह से थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि जो लोकतंत्र की मूल है भावना, उसका इस तरह से अपमान हो। और स्वतंत्रता दिवस के समारोह में अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं शामिल हो रहा है तो ये दरअसल सीधे सीधे अपमान है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका। इसमें कोई पट नहीं है। अब सवाल यहां दूसरा है, क्या एक जो नरेंद्र मोदी के भाषण में एक करीब 1.5-2 मिनट की बात रही, उसके पीछे कुछ विशेष वजह थी क्या? दरअसल किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी कि नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख करेंगे। समझिए जरा। अब चूंकि राजनीतिक मारामारी बहुत है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना नहीं जा सका है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सहमति नहीं बन रही। अब सीधे तौर पर संघ भाजपा का अध्यक्ष चुनता नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद करते हैं कि संगठन में बेहतर व्यक्ति हो, संगठन को आगे बढ़ाने वाला हो। इसलिए वो संघ से उम्मीद करते हैं कि वो वैचारिक दिशा निर्देश देगा। स्वयं नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक हैं, जबरदस्त प्रचारक रहे, जबरदस्त संगठन करता रहे। अब प्रधानमंत्री हैं, भारत के इतिहास के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री होते हुए दिख रहे हैं। भले ही अभी वो नेहरू जी से कम उनका कार्यकाल हो या अलग अलग टुकड़ों में इंदिरा जी से अभी कम रह गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरफ जा रहे हैं उसमें वो भी पूरा होता दिखता है। कोई बहुत ऐसा अनहोनी ना हो तो तीसरा कार्यकाल तो तय ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से चौथे कार्यकाल की बात कर दी, लेकिन सर्वाधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा क्यों की और ये कहा कि 100 साल किसी संगठन के समाज सेवा के, समर्पण के, त्याग के, निष्ठा के, बलिदान के, ये सामान्य नहीं होता। ऐसा सेवा, समर्पण और अनुशासन गिने चुने संगठन में होता है। उनका एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, सबसे प्रतिष्ठित एनजीओ है। अब लोगों को तुरंत याद आ गया कि भाई 75 वाली बहस चल रही है, अभी सितंबर महीने में मोदी जी और मोहन जी दोनों 75 के हो जाएंगे तो दोनों पद त्याग कर देंगे। कमाल की बात यह है कि न तो ऐसी कोई व्यवस्था है ना ऐसा होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने ही तो एक ये कानून लागू कर दिया था। भाई कानून नहीं लागू कर दिया था, राजनीति में, लोकतंत्र में जो जनता को जुटा पाए उससे तय होता है। कंपनियों में भी तो आप देखिए ना, किसी कंपनी में कोई व्यक्ति कंपनी बनाता है और बाद में उतना अच्छा नहीं रह जाता तो नई पीढ़ी आती है, वो उसको रिप्लेस करती है। किसी कंपनी में जो पुराने लोग होते हैं वो इतने शक्तिशाली, ताकतवर होते हैं कि बेटा आ जाता है लेकिन वो 90 साल की उम्र तक पहले बने रहते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, लेकिन छोड़ते नहीं, क्योंकि उनकी पकड़, उनका काम वो मजबूती से वहां रहता है। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अभी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं? तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने पहले भी बताया था, नरेंद्र मोदी ने चौथे टर्म का ऐलान कर दिया। 2030 की जब वो बात कर रहे हैं तो चौथे टर्म का ऐलान कर रहे हैं। अब ठीक है, 2029 में चुनाव होगा, जनता तय करेगी। लेकिन क्या संघ को कोई, उनको इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि संघ के आगे कोई उनको कुछ अपना पक्ष रखना है तो ऐसे रखेंगे? मैं ऐसे नहीं मानता। लाल किले से भले वो पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी मराठी दिवस कार्यक्रम में क्या था, मराठी भाषा सम्मान जो विज्ञान भवन में था, जिसमें शरद पवार भी थे, उन्होंने जबरदस्त प्रशंसा की थी कि कैसे एक महाराष्ट्र से निकले हुए महान नायक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने किया। अब इसके बहाने खूब चर्चा भी हो रही कि संघ की भूमिका तो खूब थी, कांग्रेस के लोगों ने उस भूमिका को खत्म कर दिया। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार तो स्वयं एक कांग्रेसी थे। एक ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या जगत प्रकाश नड्डा ने जो कहा था कि अब संघ की हमें जरूरत नहीं, फिर लगता है कि उससे आगे मामला चला गया। क्या संघ पर भाजपा निर्भर नहीं है? लेकिन अगर आगे देखें तो संघ ने बहुत साफ साफ कहा था कि ये पारिवारिक मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हम कर लेते हैं।
मोहन भागवत, वो आपको याद होगा, गए थे मिलने, मोहन जी, दत्ता जी, ये सब लोग गए थे, प्रधानमंत्री से मिल के आए थे, आपको ध्यान ही में है। अब जिस तरह से कह रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ, और एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, जिसको भी भ्रम हो, ये ठीक है कि अंदर खाने बहुत द्वंद्व चल रहा है, पीढ़ीगत परिवर्तन के लिए क्या होगा वो सब चल रहा है, लेकिन मोहन जी और मोदी जी में कोई कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं। दोनों बहुत निकट हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, एक दूसरे से बहुत उनका संबंध संपर्क अच्छा है। सरकारवाह दत्तात्रेय होसवाले जो हैं उनसे भी नरेंद्र मोदी से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो कहने बताने की कोशिश होती है। हाँ, अलग अलग मुद्दों पर बात होगी, और हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो उस पर सहमति इसलिए भी न बन पा रही हो कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा, वो क्या पूरी तरह से सरकार के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति होगा या संगठन को मजबूत करने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि संगठन में बहुत इस वक्त जिसको कहेंगे अकुलाहट है, संगठन में बहुत लोग बेचैन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कई लोगों को यह भी लगता है कि इस तरह का अगर स्थिति बनेगी तो उसमें हम कहां जाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघ का जिक्र वहां से कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको स्वयं नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं। और दो प्रधानमंत्री हो चुके हैं तो इसलिए कोई कहने की बात तो है नहीं, सार्वजनिक तौर पर यह बयान है। इसको ये भी समझ लीजिए कि अभी उपराष्ट्रपति का चयन होना है। अब क्या पूर्ण रूप से संगठन का व्यक्ति होगा, पूर्ण रूप से विचार का व्यक्ति होगा, या फिर से धनखड़ जैसा व्यक्ति होगा, क्या संघ के साथ इसका परामर्श होगा, ये बहुत सी चीजें उसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अध्यक्ष पद का है। और इसको एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये कहना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी उनके बीच में ऐसी टकराहट हो गई कि दोनों एकदम से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब मोदी को लगा कि 75 वर्ष पे अरे कोई त्यागपत्र थोड़ी नहीं ले लेगा। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे शक्तिशाली नेता हैं जो स्वयं प्रचारक रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी बिहार चुनाव नजदीक है, आगे बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, केरल है, पुडुचेरी है, फिर आते आते तो फिर से गुजरात और उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अनुमान नहीं होगा संघ को या भारतीय जनता पार्टी को कि अगर उनके बीच में ऐसे भ्रम की स्थिति होगी तो उसका क्या होगा। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट तौर पर 100 वर्ष का संघ हुआ, संघ की उस प्रतिष्ठा को सार्वजनिक तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने किया। लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रतिकार जो संघ पर बेवजह का प्रतिबंध लगाया गया, जो बार बार कहता गया, और मुझे लगता है कि इसको अगर आगे यूं भी देखें तो दोनों पक्षों के बीच में जो संघ और सरकार कहा जाता है उसमें बहुत सी सहमति जो नहीं बन पा रही थी, शायद अब वो बनती हुई होगी। इसको समझिए। और जिस तरह से संघ की प्रशंसा की है उससे आप ये भी मान लीजिए कि ये जो कहा जा रहा था क्या कुछ डाइल्यूट होगा, क्या 240 वाली बीजेपी हो गई, क्या संघ क्या अपने जो मूल से है उससे कुछ हट गया है क्या, उस सब का भी ये जवाब है। और आपको ध्यान ही में होगा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने वो डाल दिया जिसमें सावरकर हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, चारों महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब राहुल गांधी को न लगे तो न लगे, लेकिन देश के स्वतंत्रता सेनानी जो हैं तो संघ और सरकार, मोहन जी और मोदी जी, वो दोनों बड़े लक्ष्यों को लेकर एक साथ पूरी मजबूती से चल रहे हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अध्यक्ष की बात है वहाँ मामला फंसा हुआ है, वहाँ पेच फंसा हुआ है और गंभीर तौर पर फंसा हुआ है। उसको कैसे निकाल पाएंगे ये दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इसको आप पक्के तौर पर मान लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और फिर मैं कह रहा हूं, मोहन जी और मोदी जी में कोई संघर्ष नहीं, संघर्ष उसके नीचे के हैं, मुश्किलें उसके नीचे की हैं, मुश्किलें पीढ़ीगत परिवर्तन की हैं, मुश्किलें अध्यक्ष पद पर किसको बिठाएं जो सरकार के पीछे पीछे सिर्फ न चले, वो संगठन को आगे बढ़ाए, इसकी मुश्किल है। लेकिन संघ और सरकार में कोई मतभेद है ये कतई नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।